नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो भारत की में जो एक लंबे समय से आतंकवादी हमलों का शिकार रहा है, मुख्य रूप से उसकी सारी प्लानिंग, उसका नेतृत्व, उसकी फंडिंग दूसरी कई जगहों से भी है, लेकिन पाकिस्तान से मुख्य रूप से आती रही है। और इसी तरह से 22 अप्रैल 1925 को पहलगाम में एक पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों द्वारा एक जो निहत्थे टूरिस्ट थे, जो सैलानी थे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, उनके ऊपर एक हमला किया गया और उसमें 26 लोगों की जान चली गई। तो इसमें बहुत सारी बातें बाद में आई कि वो सब पाकिस्तान से आए थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को ढूँढ-ढूँढ करके शायद वो अब नहीं है, उनको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन उसके उसके जवाब में पहली बार भारत ने एक काउंटर मिलिट्री ऑफेंसिव 7 और 8 मई को किया, जिसमें 7 या 8 उनके जो मेन एयर बेस थे और टेररिस्ट के ट्रेनिंग के कैंप पे उनको बिल्कुल टारगेटेड निशाना लगा के ध्वस्त कर दिया। तो इसके अंदर जो पीछे की बैकग्राउंड है वो भारत की टेक्निकल कैपेबिलिटी, एयर सुपीरियॉरिटी कि पूरे पाकिस्तान के वायु क्षेत्र पे भारत की जो वायु सेना था उसका कब्जा हो गया था और उनको जो बदमाशी की उन्होंने, जो आतंकवाद लगातार पाकिस्तान से होता रहा है, उसके कारण विभिन्न हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारत की तरफ से घटना है और उसको साल भर से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ 7 और 8 मई को, तो हमारे प्रदेश के और नगर के जाने-माने पत्रकार और पेंटर, चिंतक श्री अशोक आत्रे ने स्वतः ही उस कार्यक्रम पे, वो जयपुर से बाहर थे, हैदराबाद और भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ पेंटिंग बना करके वहाँ पे कार्यक्रम किए। तो वो कार्यक्रम की प्रेरणा उनको क्या मिली, उससे वो क्या प्रदर्शित करना चाह रहे थे, तो उन चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं आदरणीय भाई साहब श्री अशोक आत्रे साहब के पास में। भाई नमस्कार साहब, मित्रों। जी आपका नमस्कार। स्वागत। बड़ी बात यह है कि आपने जिस मौसम में और जिस समय ये बात शुरू की, अगेन वी हैव कम बैक टू गुड मेमोरीज, उन यादों की तरफ चले गए जिससे मालूम पड़ता है कि हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। विशेष रूप से पहलगाम अटैक से पहले जिसका जवाब टाइमली, बहुत सही सटीक तरीके से जिसका जवाब हमारे मिलिट्री लोगों ने दिया, एयरफोर्स ने दिया, और पाकिस्तान के जो बेस थे जो अटैकिंग बेस थे जिससे उन्होंने पहलगाम पर अटैक किया, उसको नेस्त नाबूद कर दिया। तो बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया भारत सरकार ने, डिफेंस वालों ने की, और इसमें ऑपरेशन सिंदूर में विशेष रूप से 7-8 मई के बाद में 26 निरपराध लोगों की हत्या का जो बदला लिया गया, उस समय मैं जयपुर छोड़ करके और हैदराबाद जा चुका था। मैंने जयपुर में ब्लू इंडिगो पर काम किया था। मैं कोशिश कर रहा था कि ब्लू इंडिगो पर मैं अपनी कुछ पेंटिंग्स वहां पर लगाऊं, जेके के में, किंतु उस समय कुछ उनका रिस्पांस नहीं हुआ और मैं अपने ताम झाम को लेकर के, अपने कपड़ों को लेकर के, अपनी पेंटिंग्स को लेकर के मैं हैदराबाद चला गया। ये एक दुर्घटना हो गई और उसका बदला भी ले लिया गया। उस समय मेरी तत्काल प्रतिक्रिया हुई कि मैंने हैदराबाद में जो मेरे पास ब्लू क्लोथ्स थे, इंडिगो की पेंटिंग थी, उनको मैंने वहां पर बनाना शुरू किया और विद इन नो टाइम वहां की जो तत्कालीन भाजपा की जो पार्टी थी, सरकार उस समय कांग्रेस की थी वहां पर, यानी पूरा जो उस समय कांग्रेस का आधिपत्य था, सरकार थी, और सोनिया का वहां काफी दबदबा था और वहां कांग्रेस बहुत स्ट्रांग थी, पावरफुल थी। किंतु एक विशेष फंक्शन में भाजपा वालों ने मुझे आमंत्रित किया और भाजपा भवन में उन्होंने मुझे बुला करके उनसे कहा कि आप जो ऑपरेशन सिंदूर पर आपने जो काम किया है उसको हम यहाँ के एमपीज के साथ में, यहाँ के पार्लियामेंट्री लोगों के साथ में, यहाँ के पुराने सांसदों के साथ में, स्पीकर ऑफ दी विधानसभा के साथ में डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आइए। तो फॉर्चुनेटली पूरा दिन मैंने उस महीने, उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो मेरी पेंटिंग थी, 26 तारीख को वहां पर ये 26 लोगों की वहां पर हत्या हुई पहलगाम में। मैंने 26 पेंटिंग बनाई और 26 में से कुछ पेंटिंग्स मैंने असेंबली हॉल में, भाजपा के ऑफिस में
वो पेंटिंग डिस्प्ले की, जिस पर पर्याप्त चर्चा हुई। 2-3 घंटे में हैदराबाद में रहा और उसकी न केवल वहां चर्चा हुई, वहां के अखबारों ने बहुत अच्छा उसको कवरेज किया। और वहाँ की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बहुत पुरानी इंस्टीट्यूट है, जिसमें मारवाड़ी लोगों का बहुत पुराना उनका संबंध है। उस इंस्टीट्यूट में भी विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के लिए मुझे बुलाया गया और उस पर मेरी चर्चा हुई। तो उसको हैदराबाद में जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला, मारवाड़ी समाज ने रिस्पॉन्स दिया, प्रेस ने रिस्पॉन्स दिया, पॉलिटिकल पार्टी ने रिस्पॉन्स दिया, और उस रिस्पॉन्स को लेकर के, उस उत्साह को लेकर के मैं तत्काल भोपाल आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि भोपाल में इस एग्जीबिशन को मैं कर सकता हूँ। तो दूसरा मैंने अपना कार्यक्षेत्र, अपनी एग्जीबिशन का कार्यक्षेत्र भोपाल चुना। और भोपाल में जिस दिन मैं पहुंचा तो मैंने अपनी सारी पेंटिंग्स के फ्रेम्स खुलवा लिए थे, क्योंकि वो मुझे गाड़ी से भोपाल आना था। बड़ी साइज की पेंटिंग थी, 26 पेंटिंग। फ्रेम खुलवाए, भोपाल में आकर के मैंने दोबारा उनको फ्रेम करवाया, और सारा खर्चा मैंने अपने लेवल पर, अपने स्तर पर बियर किया। किंतु जब भोपाल में मैं आया तो गवर्नर हाउस की जो वहाँ की स्पेशल सेक्रेटरी और स्पेशल परामर्शक महिला है, उन्होंने मुझे सीरियसली मुझसे बातचीत की, और उस स्टाफ को पूरा लगा करके उन्होंने मेरे ऑपरेशन सिंदूर की पेंटिंग को वहाँ के बड़े पेंटिंग हॉल में, यानी लॉ गैलरी में, वहाँ पर उन्होंने मेरी पेंटिंग को प्रदर्शित करवाने में सहयोग किया। भोपाल में भी प्रेस ने, पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने, मेरे सभी साहित्यकार मित्रों ने, पेंटर्स ने, कलाकारों ने मुझे भरपूर मदद की, भरपूर सहयोग किया, और 4 दिन मैंने वहाँ पेंटिंग की। उसके बाद मैं बहुत उत्साह से अपनी सारी यात्रा को लेकर के, स्मृति को लेकर मैं जयपुर आया। मेरे साथ पेंटिंग थी, फिर मैंने पेंटिंग्स को कुछ खिलवा लिया था, पेंटिंग्स लेके मैं जयपुर आया। मैंने कोशिश की कि पेंटिंग की एग्जीबिशन में जयपुर में करूँ। जयपुर में मैंने जब पहला संपर्क किया तो उस समय जो भी तत्कालीन, जो उस समय ब्यूरोक्रेटिक जो यहाँ की जेके की हेड थी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा लेटर दे दीजिए, मैंने लेटर दे दिया, और उसके बाद मैं लगातार परस्यू करता रहा। वो उस लेटर को दिए हुए, उसको परसुएशन में लगभग सभी, कई बार स्टाफ बदल गया, कई तरह की मुझे सूचनाएं आती रही। मेरा बाकायदा उनसे चर्चा मेरी हुई, मतलब लैपटॉप में चर्चा हुई, उनसे व्हाट्सएप में चर्चा हुई, और वो मुझे डेट पर डेट देते गए। किंतु कभी भी यहाँ के जो तत्कालीन ऑफिसर थी, जो भी थी आईएएस ऑफिसर, उन्होंने इस पर मेरा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इवन मुझसे बात करने का भी उन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। तो जिस प्रोजेक्ट को, जिस परियोजना को, जिस ऑपरेशन सिंदूर को भारत सरकार ने अपनी हाईएस्ट टॉप लेवल की उसमें एक्टिविटी में माना है, और अभी भी वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय स्ट्रेटेजी का, पाकिस्तान के विरोध का और आतंकवादी गतिविधियों का एक जवाब है, करारा जवाब है, जिसको भारत सरकार सीरियसली कर रही है। हमारी यहाँ की सरकार, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी, विशेष रूप से जवाहर कला केंद्र, जिसके पास सारा दारोमदार है, उनको वो बिल्कुल आराम से अपनी गहरी नींद में सोए हुए खर्राटे भर रहे हैं। उनको संस्कृति से, कला से, आर्ट से और भारतीय नीति से, यानी ऑपरेशन सिंदूर जैसी टॉप प्रायोरिटी की नीति से भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मेरे किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, कभी भी किसी तरह का कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पर काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। तो ये रियलिटी है। इस रियलिटी को देखते हुए मुझे लगता है कि भगवान भरोसे ये सरकार चल रही है। इसको मतलब नहीं है कि क्या नियामक नीतियां क्या है, भारत सरकार की क्या टॉप प्रायोरिटीज है, डिफेंस की क्या प्रायोरिटीज है, हमारी प्रगति की क्या पोजीशन है, किस तरह का हम लोग अपना एक बौद्धिक स्तर की एक रिस्पॉन्स की जरूरत है। एंड इट इज नो वेयर इन दी एडमिनिस्ट्रेशन टुडे ऑफ दिस कल्चर एंड आर्ट। आई एम वेरी सॉरी टू स्पीक अबाउट दैट। थैंक यू। तो भाई साहब, ये अपने आप में ये जो घटना है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर, उसकी पृष्ठभूमि हम सभी जानते हैं, हमने थोड़ा बहुत उसको दोहरा भी दिया है। और उस घटना के उपरांत आपने जो एक क्रिएटिव स्पेस में अपनी क्रिएटिविटी पेंटिंग के द्वारा आपने हैदराबाद में उनको प्रदर्शित किया, और वहाँ पे आपको इतना ध्यान दिया गया, उस कार्य पे इतना मान सम्मान दिया गया। फिर आप भोपाल पहुंचे, भोपाल में भी इसी तरह का आपको सम्मान दिया गया। लेकिन हमारे अपने शहर में, हमारे अपने नगर में, हमारे अपने प्रांत में जो एक जवाहर कला केंद्र नाम का संस्थान आज से 33 साल पहले लगभग स्थापित किया गया है, जिसकी नींव खुदते हुए हम लोगों ने देखी है। आपने तो रविंद्र मंच की नींव खुदते हुए देखी है भाई साहब। लेकिन ये दोनों संस्थानों की जो आज की हालत है, उसका कारण उसकी जो
मतलब जो आर्ट क्षेत्र है, कला संस्कृति के कार्यक्रम, कलाकारों की अवहेलना, उपेक्षा और अपमान करने का मतलब इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? आप ये जी, जी। बताइए कि एक इतने राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की अ, आप अपने स्तर पे एक क्रिएटिव स्पेस में एक जाने-माने पेंटर होने के कारण आप उसको अपने हिसाब से उसमें पेंटिंग बना रहे हैं, उनकी एग्ज़िबिशन हैदराबाद में हो रही है, भोपाल में हो रही है और हमारे गुलाबी नगर में बिल्कुल ठन-ठन गोपाल क्योंकि जवाहर कला केंद्र के जो बाबू लोग हैं, उनको आपके बारे में मालूम ही नहीं है। जी। जी, ना उन्होंने कभी मालूम करने की कोशिश की होगी, क्योंकि उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के जो रवींद्र मंच की आज की स्थिति है, उसके लिए जो तंत्र ज़िम्मेदार है, वही तंत्र तो जवाहर कला केंद्र की शोचनीय स्थिति के लिए ज़िम्मेदार है। तो जी। इसको भी आप थोड़ा प्रकाश डालें भाई साहब और आपने एक गैंडे की चर्चा की थी, जब जो रवींद्र मंच के बनने से पहले एक खड्डा था, उस खड्डे में एक गैंडा रहता था। लेकिन कुछ दूसरे गैंडे भी हैं जो अपनी नींद से कभी उठते नहीं हैं और पता नहीं कितने सारे क्रियाशाल लोगों को और क्रियाधर्मी लोगों को, कलाधर्मी लोगों को उनकी कारस्तानियों के कारण जो है ना पीछा होना पड़ता है, उनको समय नहीं मिलता। तो उसपे आप बताएँ कुछ भाई साहब? आपने अच्छा किया गेंडे की याद दिलाई क्योंकि गेंडे का संबंध जवाहर कला केंद्र से तो नहीं है किंतु रवींद्र मंच से है क्योंकि उस समय ये पशुओं का और ये जो जानते जंगली जानवर था उनका ये जू हुआ करता उस समय जब ये म्यूजियम के साथ में जू था तो जू जी, था उस जू में गेंडा बहुत ही पॉपुलर था उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे जैसे बम्बई यदि कभी जाएंगे तो वहां ऊंट को रखा गया है बम्बई के जू में और ऊंट देखने के लिए सबसे अधिक भीड़ मैंने कहा कहाँ रहती है तो बम्बई में ऊंट के को देखने वाले लोग सबसे अधिक बम्बई में आते हैं तो जब